हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर। आज हम जेनेरिक ड्रग्स वर्सेस ब्रांडेड ड्रग, जो जेनेरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाई के बारे में चर्चा करेंगे। ये जेनेरिक दवाइयाँ क्या है, ब्रांडेड दवाई क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मन में कई प्रकार के जेनेरिक दवाइयाँ या ब्रांडेड दवाई के बारे में कई प्रकार के सवाल होते होंगे, जैसे कि जनरल दवाइयाँ क्या है, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, कैसे बनती है वगैरह। दूसरा है कि जेनेरिक मेडिसिन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके मन में होगा कि ब्रांडेड दवाई क्या है, जेनेरिक दवाई अलग, ब्रांडेड दवाई अलग, मतलब क्या है ये सब। और जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में उसका एनालिसिस क्या है, स्टार्ट से एंड तक हम उसकी चर्चा करेंगे। पांचवा प्रश्न है कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोच रही है, उसका क्या प्लानिंग है। जेनेरिक दवाई मार्केट में ये बनाकर छोड़ रही है, मतलब पेशेंट के लिए, तो क्या प्लानिंग है उसका। फिर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCA है, वो जेनेरिक बारे में, जेनेरिक मेडिसिन है उसके बारे में वो क्या कहना चाहती है, उसका क्या प्लान है, ठीक है। और डॉक्टर्स वो प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या नहीं, वो मतलब डॉक्टर मतलब कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी क्वेश्चन है, उसके भी चर्चा करेंगे। और जेनेरिक दवाइयाँ वो मतलब हम अगर उसको ले सकते हैं या नहीं, मतलब सेफ है कि नहीं हमारे लिए, ये भी एक क्वेश्चन है। और नौवां क्वेश्चन के मतलब कौन सी दवाई अच्छी है, जेनेरिक दवाई अच्छी होती है या ब्रांडेड दवाई होती है। आपके मन में इस प्रकार के क्वेश्चन होते होंगे। और 10वां क्वेश्चन है कि अगर हम जेनेरिक दवाई अच्छी है तो हम कहाँ से वो परचेस करें, मतलब किस मेडिकल से उसको हम खरीद सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के 10 क्वेश्चन अगर आपके मन में हो रहे हो तो इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि ये क्या है, जेनेरिक दवाई, मेडिसिन और ब्रांडेड, ठीक है। तो शुरू करते चलिए। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ जनरल मेडिसिन, मतलब कि जनरल मेडिसिन मतलब सामान्य जो दवाई है एलोपैथिक, वो कैसे बनती है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास बताते तो हमारे सबसे पहले शुरुआत से हम दवाइयों के बारे में, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ सबसे पहले चलती, ऋषि मुनियों के समय से आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे भारत देश में बहुत अच्छी तरह से उसका रिसर्च भी होता था, उसका उपयोग भी होता था और उसका रिजल्ट भी मिलता था। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई में क्या है, रिजल्ट एकदम ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है, मतलब तुरंत, उसका काफ़ी टाइम हमें उसका यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है। और जो एलोपैथिक दवाई है जो केमिकल से बनती है, तो वो दवाई का रिजल्ट तुरंत मिलता है और मतलब हमें पेशेंट को या हम सबको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए हम उसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं जनरल मेडिसिन, मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ कैसे बनती है। तो सबसे मैं पहले बात करता हूँ कि जेनेरिक दवाइयाँ जो मेडिसिन है एलोपैथिक, जो केमिकल से ड्रग्स है, उसको कंपनी, जो दवाई का कंपनी है, मैन्युफैक्चर जो कंपनी होती है, उसको पहले रिसर्च सेंटर होता है उसका, काफ़ी कंपनियों का अपना रिसर्च सेंटर भी है। ज़्यादातर तो विदेश, जो फॉरेन कंट्री है, वही रिसर्च करती है दवाई के ऊपर। तो पहले क्या करते हैं, किसी प्रकार का डिजीज़ या रोग हुआ किसी को, तो उस रोग के जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन जिस प्रकार का वायरल है, तो वायरल उसके वायरस जो है उसको एनालिसिस करते हैं, मतलब किस प्रकार का वायरस है, बैक्टीरिया है तो किस प्रकार का है, उसके ऊपर वो कौन सी दवाई, कौन सा एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग्स उस पर इफेक्ट करती है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। काफ़ी साल लगते हैं इसे कंपनी को। वो कंपनी रिसर्च करने के बाद अगर लगता है कि ये दवाई या ये एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो उस पर इफेक्ट करती है, मतलब उससे बैक्टीरिया को नाश कर देती है, तो वो दवाई उसके रिसर्च करने के बाद वो उसको अपने लेबोरेटरी में, रिसर्च सेंटर में ही एनिमल्स, जैसे कि उंदर है, डॉग्स है, इस प्रकार के एनिमल के ऊपर भी उसका टेस्टिंग होता है। उसके टेस्टिंग होने के बाद अगर वो सही उतरती है कि सही ऐसे रिजल्ट है इसके एनिमल में, मतलब प्राणियों में मिलता है, उसके बाद में क्या करते हैं, उसको पेशेंट के ऊपर भी उसका इफेक्ट अनुभव करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं कि उस प्रकार पेशेंट में, मतलब इंसान में अगर उसका इफेक्ट क्या होती है, रिजल्ट मिलती है कि नहीं। अगर उसमें भी मिलती है तो उसके बाद चलो कि पेशेंट में मतलब इफेक्ट है, तो उसके अंदर काफ़ी रिसर्च करने का होता है, पेशेंट में क्या इफेक्ट, दवाई देने के बाद क्या इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट क्या उसकी होती है, वो सब वो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद अगर सही उतरती है, मतलब सब टेस्ट में से सही रिजल्ट मिलता है, उसकी साइड इफेक्ट कम है, ऐसा नहीं है कि कोई दवाई की साइड इफेक्ट नहीं है, एलोपैथिक सब दवाई की साइड इफेक्ट होती है, लेकिन सामान्य साइड इफेक्ट हो तो उसको ठीक है, पास हो जाती हो। इस प्रकार से कोई अपनी कंपनी एक दवाई इस प्रकार से रिसर्च करके उसका आविष्कार करती है, उसके बाद उस कंपनी को गवर्नमेंट के पास उसका पेटेंट लेती है। पेटेंट मतलब यह है कि अगर वो कंपनी अपनी दवाई का पेटेंट ले लेती है अमुक साल, जैसे 17 से 20 साल तक उस दवाई
का वो पेटेंट लेती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में पूरा टेस्टिंग करने के बाद उसे पेटेंट देती है, और वो दवाई, पेटेंट का मतलब ये है कि वो दवाई वो खुद कंपनी जिसने इसका आविष्कार किया है वो कंपनी खुद ही बेचेगी, खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगी। उसके अलावा मतलब दुनिया में कोई दूसरी कंपनी उसे न बनाएगी न बेचेगी। कब तक? तो जब तक उसका पेटेंट का पीरियड है। ठीक है, इस प्रकार से ये दवाई बनती है और वो ब्रांड बनती है। पेटेंट बनने के बाद कंपनी उस दवाई का अपनी तरफ से एक नाम देती है, यूनिक नेम, जो उस नेम से बाजार में बिकती है। उसी अंदर ड्रग जो कंटेंट है, जो केमिकल से, वो अलग नाम होता है, वो जिसे हम जेनरिक ड्रग कहते हैं। और जो ब्रांड देते हैं वो खुद कंपनी अपना खुद का ब्रांड उसके ऊपर देते हैं। जैसे एग्जांपल ले तो कालपोल टेबलेट है, तो कालपोल एक ब्रांड है और उसके अंदर जो केमिकल है जेनरिक ड्रग वो है पैरासीटामोल। तो ठीक है, इस प्रकार से मतलब अपना खुद का ब्रांड देती है, तो उसको ब्रांडेड ड्रग बन जाती है। और ब्रांडेड ड्रग होने के बाद चलो उसमें ब्रांड ड्रग का पेटेंट ले लिया, पेटेंट ले लिया, अब बाजार में चलेगी कैसे? इसलिए वो कई प्रकार के डेवलपिंग प्रोग्राम, जैसे उस दवा का डेवलप करने के लिए डॉक्टर का सेमिनार करते हैं। डॉक्टर को बुला के उस दवाई के बारे में उसे बताएंगे, पूरा साइड इफेक्ट सबके बारे में, कहाँ यूज होती है, किसके लिए यूज होती है, सब पूरा वर्कशॉप करते हैं लोग, कंपनी वाले। उसके बाद में डॉक्टर को सही लगता है तो उसके मतलब अगर कोई आता भी है वर्कशॉप में, नहीं आता है तो उसके क्लिनिक पर जाकर वो एमआर मार्केटिंग जो पर्सन होते हैं, एमआर जो कंपनी रखते हैं, तो उसके वहाँ पे हॉस्पिटल में जाकर उसे समझाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मतलब ये दवाई ऐसी है, अच्छी है, इसका ये डोज है, ये साइड इफेक्ट है, इस प्रकार लेने के सब पूरा डिटेल डॉक्टर को भी देते हैं। फिर डॉक्टर को अच्छा लगता है तो वो उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर सब मार्केटिंग भी लगता है, डॉक्टर को भी कुछ कमीशन मिलता है, इसमें सब कुछ होता है, मतलब खर्च लगता है मतलब। और उसके बाद में ये मेडिकल स्टोर में सेल होना शुरू होती है तब जाकर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई दवाई, एक नई दवाई का आविष्कार होता है तो शुरुआत से लेकर बाजार में मेडिकल स्टोर तक पहुंचने तक उसके अंदर काफी खर्च होता है कंपनी को। वो खर्च चाहे तो लाखों या करोड़ों में भी हो सकता है। इसीलिए वो एक पेटेंट लेते हैं ताकि वो खर्च जो उसने खर्च किया है वो दवाई के संशोधन में, तो वो रिकवरी कर सके। इसलिए 15 या 20 साल का जो भी पेटेंट गवर्नमेंट देती है वो उस पीरियड तक वो अपना जो खर्च है वो रिकवर कर सकते हो। इसी के कारण वो अपनी एमआरपी भी अपने हिसाब से रखते हैं, मतलब सेल रेट जो भी दवाई है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से मेडिसिन शुरुआत से बनती है, जनरल सब एलोपैथिक दवाई इसी प्रकार से बनती है और उसकी ब्रांड भी बन जाती है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार की पहली जनरल मेडिसिन के बारे में जो हिस्ट्री है उसकी। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनरिक मेडिसिन? अब ये जेनरिक मेडिसिन, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि जेनरिक मेडिसिन मतलब क्या, उसका केमिकल है, ड्रग्स है, कंटेंट है जो दवाई में होता है। तो वो ब्रांडेड दवाई के सेम ही होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्रग्स प्रोडक्ट दैट इज कंपेरेबल टू ब्रांडेड ड्रग्स, प्रोडक्ट इन डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटेंडेड यूज। मतलब कि इसका ये मतलब होता है कि वो ब्रांडेड दवाई की जैसी उस फॉर्म्स, उसका डोज फॉर्म वही है, उसके स्ट्रेंथ मतलब उपयोग, उसका क्वालिटी भी सेम है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब खाने की, मतलब जिस प्रकार लेने की, आईवी है या ओरली है, जो भी उसका रूट भी सेम ही होना चाहिए, और क्वालिटी परफॉर्मेंस भी सेम होना चाहिए, और यूज भी वही होना चाहिए। अगर ये कंपैरिजन में कंप्लीट उतरती है तो उसको जेनरिक मेडिसिन बोला जाता है, ब्रांडेड दवाई के कंपेयर में सेम। तो जेनरिक दवाई होती है। जेनरिक दवाई में फर्क इतना ही होता है कि वो जेनरिक जो दवाई होती है वो सेम उसी केमिकल के नाम से बिकती है, उसके अंदर कोई ब्रांडेड नहीं होता है जो कंपनी देती है। जैसे कालपोल में पैरासीटामोल मतलब ड्रग्स है, कंटेंट है, और कालपोल जो ट्रेड नेम है। तो उसी प्रकार से मतलब ये दवाई में जेनरिक नाम पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल नाम से ही बिकेगी ये दवाई। उस पर कोई कंपनी अपना खुद का पैटर्न नहीं डालती है, कोई ट्रेड नेम नहीं देती, ब्रांड नेम नहीं देती है, तो उसे जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, तो जेनरिक मेडिसिन के बारे में ये आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रांडेड ड्रग एंड जेनरिक ड्रग? अब यहाँ पे मैंने देखो एक एग्जांपल दिया है, एडविल करके जो ड्रग्स आती है, आइबुप्रोफेन, जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहा जाता है, दर्द में और स्वेलिंग जो होता है बॉडी में कहीं भी प्रकार, तो उसमें यूज होती है। तो देखो ब्रांड है ये, एडविल है, एडविल ये ब्रांड है, उसने पैटर्न लिया हुआ है कंपनी ने एडविल का। और जो जेनरिक ड्रग्स है उसके अंदर कंटेन है आइबुप्रोफेन, मतलब कि आइबुप्रोफेन वो कंटेन है केमिकल से। तो देखो ये इसमें जेनरिक ड्रग्स है आइबुप्रोफेन के नाम से बिकती है, और जो एडविल है, जो एडविल ड्रग्स है वो ब्रांड है, और आइबुप्रोफेन वो जेनरिक ड्रग्स है। तो मतलब दोनों में इतना डिफरेंस होता है। एडविल की कीमत काफी ज्यादा होगी क्योंकि उसके रिसर्च में उसने काफी खर्च लगाया हुआ, और रिसर्च को और उसका पेटेंट पीरियड पूरा खत्म होने के बाद ही ये आइबुप्रोफेन टैबलेट मार्केट में बनेगी। जब तक ये इसका पेटेंट का पीरियड है जो 20 साल का, तो 20 साल तक ये
एडविल जेनेरिक यानी कि आइबुप्रोफेन नाम की टेबलेट कोई अन्य कंपनी न बनाएगी न बेचेगी। इसका जैसे पेटेंट पीरियड खत्म होता है तुरंत ही काफ़ी सारी कोई भी दुनिया की कोई भी कंपनी आइबुप्रोफेन नाम से ड्रग्स बनाएगी जेनरिक। ठीक है, तो ये फॉरेन कंट्री का ये रूल्स पूरा रेगुलर, ये जो रूल्स है ब्रांडेड है वो पेटेंट का रूल्स है पूरा उसका फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ कंडीशन डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने देश में कैसी है कंडीशन। ये जो फॉरेन कंट्री की ये बात हो रही है। अब नेक्स्ट पीरियड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन स्टार्ट टू एंड। ये शुरुआत से एंड तक हम इसका एनालिसिस करें तो जेनरिक मेडिसिन के बारे में मैंने ब्रांडेड मेडिसिन कैसे बनती है, कैसे वो उसका पेटेंट लिया जाता है और कैसे मार्केट में होती है, कितना खर्च होने के बाद होती है, वो आपको मैंने बताया। अब जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है, अपने देश में क्या होता है और विदेश में क्या होता है। फॉरेन कंट्री में अगर कोई दवाई की कंपनी अगर उसे मैन्युफैक्चर करती है, मतलब ये आविष्कार करती है, उसका रिसर्च करने के बाद तो मार्केट में जब तक पेटेंट पीरियड है तब तक वो कंपनी खुद ही बेचेगी और बनाएगी और बेचेगी। ठीक है, जब तक उसका पेटेंट पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक अन्य कोई कंपनी उसको न बनाएगी न बेचेगी। अगर वो बनाएगी तो उस पर कॉपीराइट का केस हो सकता है। ठीक है, इसलिए कोई अन्य कंपनी बनाएगी नहीं। विदेश में फॉरेन में ये फॉलो होता है कंडीशन, लेकिन हमारे यहाँ देश में विपरीत परिस्थिति है। जैसे कि ब्रांड विदेश में कुछ भी कंपनी आविष्कार किया और यहाँ पे पता चला किसी कंपनी को, तो वो मतलब उसका पीरियड खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बार कंपनियां बना भी देती है यहाँ पर, बेचना भी शुरू कर देती है। ऐसा यहाँ पे भारत में होता है। उसकी कंडीशन कुछ और है, उसके कारण भी कुछ और है, उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ की मार्केट में कैसा होता है, अगर कोई चलो कालपोल है तो वो तो ब्रांड है, पैरासीटामोल कंटेनर है। अगर अन्य कंपनी एक पैरासीटामोल बनाना चाहेगी तो वो अपने जेनरिक नेम में पैरासीटामोल नाम नहीं देती है, खुद की कंपनी में कुछ भी वो ब्रांड नाम दे देगी, लेकिन वो होगी जेनरिक की मेडिसिन, क्योंकि ब्रांड तो है नहीं, जेनरिक है। तो खुद अपनी पैरासीटामोल नाम से अगर वो मैन्युफैक्चर करेगी और पैरासीटामोल नाम दवा में लिखेगी अपने स्ट्रिप पर, तो डॉक्टर लिखेगा पैरासीटामोल टेबलेट प्रिस्क्रिप्शन में, तो कोई भी कंपनी अपनी पैरासीटामोल बेच देगी वो देकर। लेकिन वो क्या करते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो कंपनी अपने पैरासीटामोल कंटेंट रहेगा, उसका नाम ऊपर कोई भी पीसीएम या पी सेटामोल के कुछ भी नाम दे सकती है उसको, जैसा मन में वो चाहे वो साहब। ठीक है, तो ताकि डॉक्टर वो ब्रांड लिखेगा, ब्रांड नाम के जैसे ही होता है वो लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन में अपने, तो ताकि उसकी कंपनी की बिक सके। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया में होता है, लेकिन होती वो जेनरिक दवाइयों में काफ़ी ज़्यादातर। तो इस प्रकार से अपने देश की कंडीशन है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो गवर्नमेंट का प्लानिंग क्या है अब इस टॉपिक पर। तो हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी साहब ने सूरत में पिछले महीने जो कहा कि गवर्नमेंट चाहती है कि जेनरिक दवाइयाँ, डॉक्टर जो है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक दवाइयाँ लिखे। वैसे तो ये पहले से ही मतलब जो हमारे काउंसिल है, जो इंडिया का काउंसिल जो डॉक्टर का, तो काउंसिल तो कहती है डॉक्टरों को कि आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक दवा प्रिस्क्राइब कीजिए। ऐसा तो रूल्स है, मतलब नियम भी है, नोटिफिकेशन भी हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर भार दिया। इस पर गवर्नमेंट मोदी साहब ने कहा कि आप डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर सब मिलकर सब डॉक्टर को मतलब प्रिस्क्राइब जेनरिक दवाई करनी चाहिए, ताकि गरीब दर्दियों को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि दवाइयाँ जो जेनरिक दवाइयाँ काफ़ी सस्ती होती है, 70 से 80% मतलब ब्रांडेड दवा कंपेरिजन में वो कम कीमत होती है उसका भी कारण हमने पहले देख लिया। क्योंकि जो ब्रांडेड दवाइयाँ उसका ब्रांड जो है उसको बनाने के लिए, आविष्कार करने के लिए, उसको मार्केटिंग करने के लिए, डेवलपमेंट में काफ़ी खर्च लगता है। तो खर्च वो कंपनी है जो पेशेंट से ही वसूल करेंगे, उसकी एमआरपी भी बढ़िया रखते हैं ऊंची, ताकि सब खर्च वो अपना रिकवर कर सके। और जो जेनरिक दवा है उसमें क्या है कि डायरेक्ट कंपनी बना देती है और सीधा मार्केट में रख देती है, उसके मार्केटिंग खर्च कोई लगता नहीं है, इसलिए उसकी प्राइस जो है काफ़ी कम, काफ़ी सस्ती होती है। इसलिए जेनरिक दवाएं सस्ती है। इसलिए गवर्नमेंट ने यही देखकर, यही सोचकर यही प्लानिंग किया है कि गवर्नमेंट मतलब जो डॉक्टर है सब जेनरिक दवाई प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, ये गवर्नमेंट का प्लान है, गरीब दर्दियों के लिए, आम आदमी के लिए काफ़ी सस्ती पड़े ऐसी जेनरिक दवाइयाँ बाजार में मिल सके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो एमसीए है, पहले मैं आपको एमसीए के बारे में बता दूं कि एमसीए क्या है। जो एमसीए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देती है। डॉक्टर मतलब जो भी है डॉक्टर, वो अपना डिग्री लेने के बाद यहाँ पे मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं खुद का डॉक्टरी का।
तब जाकर वो अपना प्रैक्टिस बाजार में कर सकते हैं। जहाँ जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की मतलब एक शाखा है, एक डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सब सारे डॉक्टर जो डिग्री पास करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है और यूनिक नंबर भी उससे मिलता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में ये बाजार में प्रैक्टिस करते हैं। और ये मेडिकल काउंसिल अपना रूल्स और रेगुलेशन भी रखते हैं कि इस प्रकार का रूल्स मतलब डॉक्टर को क्या क्या फॉलो करना है। तो उसके अंदर ये नोटिफिकेशन है उसका एथिक्स में रेगुलेशन 2002 में जो पहले किया हुआ था, उसके अंदर थोड़ा मतलब मोदी साहब ने जब ये कहा उसके बाद में मेडिकल काउंसिल ने तुरंत उस पर फॉलो किया कि एवरी फिजिशियन विल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद जेनेरिक नेम लेजिबली एंड प्रेफरेबल इन द कैपिटल लेटर एंड ही सी शैल एंश्योर दैट देयर इज ए रेशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ ड्रग। मतलब ये होता है सब डॉक्टरों को उसने डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया एमसीए ने कि सब डॉक्टरों को मतलब जो ड्रग जेनेरिक दवाई प्रिस्क्राइब करनी है और वो भी कैपिटल लेटर में, ताकि मतलब पेशेंट भी पढ़ सके और केमिस्ट के पास भी कोई मिस्टेक ना हो दवाई देने में। काफ़ी ऐसे केस भी होते हैं हमारे देश में कि डॉक्टर कुछ लिखते हैं ऐसे ही राइटिंग में, कुछ राइटिंग वो पढ़ सकते हैं, कभी मिस्टेक भी हो जाती है वो फिजिशियन वो फार्मासिस्ट या केमिस्ट से, तो एक से एक के बदले दूसरी दवाई दे दी जाती है ऐसे मार्केट में। काफ़ी किस्से हुए हैं और वो भुगतना पड़ता है पेशेंट को। इसलिए ये सोच मतलब इस पर मुद्दे पर ध्यान रख कर एमसीए ने क्लियरिफिकेशन नोटिफिकेशन कर दिया, क्लियर किए इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ने तो चलो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब रही बात दो डॉक्टरों की, डॉक्टरों को क्या दिक्कत हो रही है इसके बारे में हम देखते हैं। 7 क्वेश्चन देखो। कैन पॉसिबल फॉर डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब जेनेरिक नेम ऑफ मेडिसिन। तो क्या मतलब डॉक्टरों के लिए पॉसिबल है क्या कि जेनेरिक दवाई लिखना। अब इस टॉपिक में ऐसा है कि अगर जेनेरिक दवाई आप समझते हैं कि वो एकदम लेंथ भी ना, वो नाम भी उसका बढ़िया होता है, लंबा होता है। जेनेरिक मतलब जो ड्रग है कंटेन है वो नाम में भी विचित्र होता है, अलग किसी को याद भी न रहे। आपको मुझे तो याद नहीं रहेगा लेकिन डॉक्टर को याद रहते हैं, लेकिन लिखने में दिक्कत ये है कि वो लंबा होता है एक बात। और अगर चलो ठीक है एक कंटेन है जैसे पैरासीटामोल ड्रग्स, तो उसमें तो पैरासीटामोल लिख सकते हैं 500 पावर 500 mg का ड्रग्स और लिख दिया TDS 3 टाइम लेने का है, चलो ठीक है एक ही कंटेंट की दवा। अब ज्यादातर कॉम्बिनेशन मार्केट में दवाइयाँ आ गई, काफी कॉम्बिनेशन में, जिसके अंदर एक दवाई में 10-10 दवाइयाँ होती है, तो वो 10 दवाइयाँ डॉक्टर कैसे लिखेंगे। यही क्वेश्चन, यही प्रश्न, यही प्रॉब्लम के कारण 73% डॉक्टर इस जेनेरिक दवाई नेम लिखने प्रिस्क्रिप्शन में लिखने के विरोध में है। 73% डॉक्टर वो नहीं मानते कि ये शक्य है, प्रैक्टिकली ये शक्य नहीं है, वो सब कहते हैं। 73% डॉक्टर का मानना ऐसा है कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर ये संभव हुआ तो काफ़ी डॉक्टर के लिए हमारे लिए हेडेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा लंबा लिखना प्रिस्क्रिप्शन में, पूरी डिटेल सब दवाई का नाम उसके डोज के साथ लिखना, मतलब ये उसके लिए याद भी नहीं रहेगा। अगर प्रैक्टिकली याद रहे तो भी टफ हो जाएगा। एक दर्दी में, एक पेशेंट में उसको हो सकता है 1 आधा घंटा भी लग जाए वो मतलब पूरा हैंडल करने में, मतलब ये काफ़ी टफ है। ऐसा सब ज़्यादातर डॉक्टरों का मानना है, लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरी थिंग्स ऐसी है, मेरा ये विचार है, ये पॉसिबल है, नहीं है ऐसा भी नहीं है। अब आप सोचिए कि अभी डॉक्टर जो है काफ़ी कमा रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत मार्केट में, तो जिस प्रकार से मेडिकल वाले हैं, स्टोर वाले हैं, दवाई वाले, वो अगर प्रिस्क्रिप्शन, वो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो खुद का बिल दवाई को प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग भी करते हैं मेडिकल का खुद का, तो कंप्यूटराइज प्रिंट बिल प्रिंट दे सकते हैं कंप्यूटराइज। तो डॉक्टर को भी शक्य है, डॉक्टर के लिए भी शक्य है, वो भी काफ़ी कमा रहे हैं। तो वो भी चाहे तो अपना मेडिकल का जो उसका प्रोफेशन है उसके बारे में सॉफ्टवेयर बाजार में काफ़ी मिलते हैं, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो अपना प्रोग्रामिंग खरीद कर वो अपने हॉस्पिटल में अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट कर सकते हैं। और उसके अंदर ऑप्शन भी आता है कि जो मतलब ड्रग्स हो खुद की ब्रांड लिखते हैं, जैसे कालपोल लिखते हैं, उसके बाद में पैरासीटामोल भी प्रिंट होना चाहिए। अगर इस प्रकार से करते हैं तो ये भी जो है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखना जेनेरिक ड्रग वो भी हो सकता है फॉलो। वो चाहे अपना खुद का कालपोल लिखे वो आगे, तो पीछे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक पैरासीटामोल भी प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार होता है। लेकिन डॉक्टर को अब ये सवाल होता है, दूसरी दिक्कत ये, अगर उसने पैरासीटामोल लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन में और वो केमिस्ट के पास में दर्दी भी जाता है कि चलो हमको ये प्रिस्क्रिप्शन की दवाई दीजिए, उसके अंदर पैरासीटामोल लिखा है, तो पैरासीटामोल एक कंपनी नहीं 1000 कंपनियां बनाती है पैरासीटामोल दवा। अब कौन सी दवाई अच्छी है, रिजल्ट उसका कैसा है, वो डॉक्टर को डाउट होता है कि चलो कोई भी चालू कंपनी अगर दे देगा वहाँ पे केमिस्ट, तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा पेशेंट को, तो अपना रेपुटेशन खराब होगा डॉक्टर का। ये एक बात है। और दूसरी बात ये भी डॉक्टर का मानना भी सही है, क्योंकि आप हमारे देश में कंपनियां जो है ज़्यादातर मतलब 4 या 5% कंपनियां तो काफ़ी है जेनेरिक दवाई बनाती है, लेकिन उसका टेस्टिंग होता है कि नहीं
ये बारे में बहुत डॉक्टर को डाउट होता है कि ये, और सही भी है, 4 से 5% ये सामूहिक जेनेरिक दवाइयों का उसका टेस्टिंग होता है पूरा लेबोरेटरी में और वो खरी उतरती है। इसका भी कारण है गवर्नमेंट के पास मैन पावर कम है, ज़्यादा मेडिकल है, ज़्यादा है, कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ज़्यादा है, और मैन पावर में जैसे तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं उसको चेकिंग करने के लिए वो भी काफ़ी कम है। ये एक दिक्कत है हमारे देश की, वो जो चाहे हम कह सकते हैं। इसलिए बहुत सारी कंपनियां की टेस्टिंग नहीं भी होती है, ऐसे मार्केट में आ जाती है, जैसे पूरा उसका क्वालिटी कंट्रोल हो। ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है एक साल के बाद उसका सैंपल लेते हैं DI और उसको अप्रमाणसर यानी कि सब स्टैंडर्ड बनती है और मार्केट से उसको वापस लिया जाता है, ऐसा भी कभी भी बनता है। तो मतलब 1 साल तक वो दवाई चल गई, ऐसा हुआ ना मतलब। तो ये दिक्कत भी है, इसी के कारण डॉक्टर भी कहते हैं कि हम दवाई जेनेरिक लिखेंगे, फिर केमिस्ट कौन सी कंपनी का देखा, इसका क्या गारंटी, और हमारे पेशेंट को मतलब उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो रेपुटेशन डॉक्टर का खराब होगा। तो इसके कारण भी डॉक्टर मना कर रहे हैं कि ये जेनेरिक दवाई शक्य नहीं है लिखना। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आगे बताऊंगा, अगर आप डॉक्टर को क्या करना चाहिए। काफ़ी डॉक्टर ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया पैरासीटामोल, तो डॉक्टर पेशेंट को कह सकते हैं भाई आप ये कंपनी के लीजिए, ये कंपनी के लीजिए, स्टैंडर्ड जो सिप्ला की गड़ीला की उसकी दवाई लीजिए। लेकिन सिप्ला गड़ीला अगर डॉक्टर बोल लेंगे तो उसकी में दिक्कत है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्लिप दिखाता हूँ, अभी देखिए। ये देखिए एम्लोडिपिन की दवाई होती है बीपी की, मैं आपको समझा दूँ इसमें क्या है। ये जो नॉल कंपनी के एम्लोइड 5, ठीक है। अभी अब आप सोचेंगे ये एम्लोइड जो ट्रेड नेम दिया हुआ है वो कंपनी ने दिया है, लेकिन ये दवाई एक्चुअली जेनेरिक है। ये दवाई मतलब जेनेरिक है। अब आगे देखिए इसकी क्या कीमत है। ये देखने में ब्रांडेड जैसी लगेगी आपको, और एम्लोइड अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो एम्लोइड 5 लिखेगा तो मतलब एम्लोइड में क्या देखो यहाँ पे लिखा है 24 रुपये 46 पैसे इसकी कीमत है। ये जेनेरिक दवाई है, ठीक है। मतलब ये बाजार में प्रिंट से भी बिक सकती है। और इसके सामने जन औषधि मेडिकल स्टोर, मैं आपको एक जन औषधि मेडिकल स्टोर के बारे में बता दूं तो गवर्नमेंट में 2008 से जन औषधि मेडिकल स्टोर, जन औषधि स्टोर मतलब जन औषधि योजना 2008 से जो एनपी की सरकार थी तब से शुरू किया है, लेकिन मोदी सरकार ने अब उसको काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसकी बहुत प्रचार किया है, और वो उसके कारण काफ़ी स्टोर भी बने हैं पूरे देश में। तो ये जन औषधि स्टोर में क्या होता है, वहाँ पे आपको पूरी सब जेनेरिक दवाइयाँ मिलेगी। लेकिन बढ़िया अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो मिलने वाली जेनेरिक दवाइयाँ हैं जन औषधि स्टोर पर, वो उसका सब मार्केटिंग करते हैं BPPI मतलब ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक अंडर सेक्टर ऑफ इंडिया। उसका पूरा मार्केटिंग सप्लाई जो ड्रग्स का होता है BPPI के थ्रू होता है, और BPPI पूरी क्वालिटी का पूरा इस पर ध्यान रखते हैं सब दवाई में। इसलिए जन औषधि में जो भी दवाई मिलती है पूरे क्वालिटी कंट्रोल से पास होकर वो मिलती है, और उसकी परफेक्ट जो स्टैंडर्ड में रिजल्ट होता है उसका सेम रिजल्ट होता है। दूसरी बात कि जो दवाई की प्रिंट होती है वो एकदम कम होती है, मतलब इसके अंदर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा मतलब ये ज़्यादा हुआ, इसका प्रिंट ही कम होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एम्लोडिपिन उसका 24 रुपये के समथिंग प्राइस था, इसका देखो ये जो एम्लोडिपिन 5 mg की सेम डोज है सेम स्ट्रेंथ में, इसकी कीमत देखिए 1 रुपये 92 पैसा, 1 रुपये 92 पैसे। तो ये देखिए यही बात समझने की, जन औषधि में आप अगर जाएंगे तो आपको यही रुपये यही प्रिंट से आपको दवाई मिलेगी। कहाँ वो 24 रुपये वो भी जेनेरिक है, और ये 92 की ये भी जेनेरिक है। फर्क कितना है, वो नॉल कंपनी की जेनेरिक है, लगन अगर वो केमिस्ट चाहे तो उसके पास से 24 रुपये ले सकता है उस दवाई का, क्योंकि प्रिंट इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पे 192, तो 192 में आपको सिर्फ 2 रुपये में आपको ये पूरी 10 टेबलेट मिल जाएगी, ठीक है। मतलब जन औषधि में ये लेने की ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको जेनेरिक दवाई लेनी है तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा। दूसरी भी दवाई देख लेते हैं एक, देखिए इसको पूरी जेनेरिक दवाई है, मैन्युफैक्चर कहीं से भी कोई भी कंपनी करती है, लेकिन मार्केटिंग पूरा BPPI करते हैं सरकार के द्वारा। देखो BPPI के यहाँ पे सिंबल भी है। मैन्युफैक्चरिंग देखो कहीं मैन्युफैक्चरिंग इसने कहाँ बनाया, अभी देखो इसके अंदर होगा मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर दीपेन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड देखा, और मैं मार्केटिंग ये BPPI करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करवाने के बाद वो पूरा उसका क्वालिटी कंट्रोल में टेस्ट होने के बाद ये मार्केट में मतलब जन औषधि स्टोर में बेचने को होती है। अब देखिए दूसरा मैं क्लिप दिखाता हूँ, ये देखो ये टेलमिसार्टन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है, टेलमिसार्टन प्लस हाइड्रो, ये BP की दवाई होती है।
ये भी जेनेरिक दवाई है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन इसको देखो कंपनी ने खुद का नाम भी दे रखा है हमारे देश में, थियोआर्ट एच। मतलब ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा थियोआर्ट है तो ये कंपनी की दवाई बिकेगी, इसलिए मतलब कंपनी अपना खुद का ब्रांड नेम भी देते हैं, लेकिन होती वो जेनेरिक है। इसके अंदर 78 प्राइस है, 78.43 पर डे 10 टैबलेट। अब ये देखिए जेनेरिक जन औषधि में ये कितने कीमत में मिलती है। ये जन औषधि का देखो सेम डोज है, सेम पावर है। देखो टेलमिसार्टन है 40 mg का और 12.5 mg का क्लोथायाजाइड है। ठीक है, देखो इसकी कीमत 10 रुपये 23 पैसे। कहाँ हुआ 78 है, यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये में वही दवाई आपको मिल जाएगी। और उसका क्वालिटी कंट्रोल बीपीपी के अंडर में, मतलब वो भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी एक बायोकेम की बायोफेज SR 500 SR मेटफॉर्मिन डायबिटीज की ड्रग्स है। ये बायोकेम कंपनी की जेनरिक है। बायोकेम कंपनी देखेंगे तो मतलब स्टैंडर्ड है, वो खुद अपनी जेनरिक की दवाई बनाते हैं। ये देखो मेटफॉर्मिन जन औषधि की है, वही देखो ये जो जेनेरिक दवाई है इसका 17.5 रुपये 10 की कीमत लिखी हुई है। बायोकेम की 17.50 पैसे। ठीक है, दूसरी देखे जन औषधि की दवाई इसी प्रकार की कितने में मिलती है। ये देखो सेम मेटफॉर्मिन 500 पावर की सस्टेनेबल टैबलेट है, इसकी कीमत भी आप बता देते हैं। ये यहाँ पे आपको सिर्फ 8 रुपये 85 पैसे मिलेगी। मतलब काफ़ी फर्क है उसका भी, 7-8 रुपये का डिफरेंस है। तो मतलब तो ये जन औषधि स्टोर, जहाँ पर आपको काफ़ी दवाइयाँ सस्ती मिलती है और क्वालिटी भी की अच्छी मिलती है। तो मैं जो पहले बोला कि डॉक्टरों को क्या दिक्कत है, ये सॉल्यूशन है कि अगर डॉक्टर चाहे तो अपनी दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को लिख के बेच सकते हैं जन औषधि स्टोर पर, ताकि वहाँ पे उसको क्वालिटी की दवाई काफ़ी सस्ते दाम पर मिले। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। दूसरी एक जन औषधि का दूसरा भी एक वीक पॉइंट है, वो ये है जन औषधि स्टोर पर आपको जन औषधि स्टोर पर पूरी 100% सब दवाइयाँ आपको अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, जो जिसका पैटर्न लिया हुआ है, जैसे नई दवाइयाँ जैसे फॉरेन में या अपने देश में आविष्कार होता है तो उसका पैटर्न भी लेते हैं कंपनी। उसके बाद में वो पैटर्न का पीरियड जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक नई दवाई तो बनेगी, जेनरिक नहीं बनेगी। तो अगर पैटर्न वाली जो दवाई है वो जेनरिक में आपको नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी काफ़ी दवाइयाँ हैं जो अभी मार्केट में चल रही है, जो पैटर्न वाली है, वो उसका जेनरिक वर्जन बनता नहीं है जब तक उसका पीरियड ख़त्म ना हो। तो ऐसी जेनरिक दवाइयाँ नहीं मिलेगी तो मैं जो जन औषधि स्टोर है, प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर, वहाँ पे आपको ये जेनरिक दवाइयाँ मिलेगी नहीं। तो ये एक दिक्कत है जन औषधि स्टोर की। बाकी ये सोचेगा हम जितनी भी मिलती है उतनी अच्छी है, उतनी कम दाम में मिल जाती है। और जो दूसरा एक भी जो BPAPI ने जो टर्म एंड कंडीशन रखा है जन औषधि स्टोर में, उसको शायद मॉडिफाई करना चाहिए उसे। वो उसको टर्म कंडीशन में ऐसा कहते हैं कि सिर्फ जेनरिक दवाई आप बेच सकते हैं, वो भी सप्लाई बाय BPAPI, जो खुद सप्लाई करते हैं वही। तो अगर वो दवाई है जो पेटेंट वाली है, जो ब्रांडेड है, जो मार्केट में उसकी जेनरिक वर्जन नहीं आया है, तो उसको बेचने का परमिशन मैं चाहता हूँ उसे दे देना चाहिए। जो नहीं आती है, जो जेनरिक दवा वर्जन नहीं मिलता है, तो उसके ऑप्शन में मतलब वो मेडिकल स्टोर से मिल सके, क्योंकि पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे 5 दवाई लिखी डॉक्टर ने, उसमें से 3 दवाई जेनरिक स्टोर से मिल गई, जन औषधि स्टोर से, बाकी 2 दवाई के लिए उसको दूसरी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है। ये थोड़ा दिक्कत रहता है दर्दियों के लिए। इसलिए अगर ये उसका थोड़ा टर्म एंड कंडीशन में अगर BPAPI वाले अगर थोड़ा चेंज करे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये एक मेरा सुझाव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेफ़ है कि नहीं, जेनरिक दवाई हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं। मतलब ये तो सेफ़ ही है अगर वो उसका क्वालिटी कंट्रोल से पास होती है। मतलब जन औषधि स्टोर पर मिलने वाली दवाई सब क्वालिटी कंट्रोल से पास होती है। इसलिए मेरा मानना है कि जन औषधि स्टोर पर जो मिल रही है दवाई, वो अगर आप लें तो सेफ़ है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड जैसा ही उसका रिजल्ट होता है, सेम क्वालिटी सेम डोज पर होता है। तो फ्रेंड्स, ये जेनरिक दवाई जो सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। जेनरिक जन औषधि मेडिकल स्टोर से अगर आप खरीदते हैं तो बिल्कुल सेफ़ है। और क्योंकि वहाँ पे पूरे वो क्वालिटी कंट्रोल भी मिले, क्वालिटी का आपको मतलब मिलेगी ब्रांडेड जैसे ही, डोजेस फॉर्म भी सेम होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप जेनरिक दवाएं खरीदना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्टोर जो देश में सब राज्यों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं,
वहीं से जेनेरिक दवाइयाँ का परचेस कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग आर गुड फॉर ब्रांडेड और जेनेरिक, मतलब कौन सी दवाई अच्छी है। तो मतलब ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ब्रांडेड दवाई भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास मतलब अफोर्ड नहीं कर रहे हैं तो सस्ती जेनेरिक दवाई भी मिलती है, जो आम आदमी के लिए, गरीब दर्दियों के लिए भी गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है प्लानिंग, वो भी अच्छा है, जैसा मतलब आप चाहें। ऐसा नहीं है कि मतलब जेनेरिक दवाइयाँ हैं जो मतलब अच्छी नहीं होती है, ब्रांडेड जैसी नहीं होती, वो सब कई उपजी बातें हैं। मतलब मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड करते हैं, मतलब कम खर्च करना चाहते हैं दवाई में, तो श्योरली जेनेरिक दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि उसकी वो ब्रांडेड जैसी वो काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 विच मेडिकल स्टोर। तो देखिए यहाँ पे जेनेरिक दवाई कौन सी मेडिकल से खरीदनी चाहिए, तो ये वही मैंने पहले भी बताया कि जन औषधि स्टोर जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सरकार ने भारतीय परियोजना मतलब ये शुरू किया है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अंडर में ये जब सब जन औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं, और शायद 1000 से ऊपर जन औषधि स्टोर अभी तक खुल चुके हैं और अच्छी तरह से चल रहे हैं। यहाँ पर BPPI ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक अंडर सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, वही सब दवाई सप्लाई भी करती है, मैंने पहले भी बताया आपको, और सब क्वालिटी कंट्रोल से प्रोसेस होती है दवाइयाँ। तो मेरा मानना है कि अगर आप सब दवाइयाँ वहीं से खरीदें, जो भी मिलती है वो, मेरा मानना है पूरी अगर न मिले तो कोई बात नहीं है, जितनी भी अगर आपको मिलती है दवाइयाँ वहीं से खरीद कर उसका यूज़ कीजिए। और दूसरी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर क्या है, जो योजना भी क्या है, परियोजना, उसके बारे में मैंने एक दूसरी भी क्लिप बनाई हुई है, आप इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके उसकी पूरी जानकारी आप पा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बेल आइकन का जो आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की मेडिकल के लगती या किसी वो मोटिवेशन या कोई भी हो जानकारी की वीडियो मैं बना सकूं, तो आपको तुरंत मिल जाए उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इनके बारे में जान सके पूरा कि जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई क्या है। क्योंकि अभी जो इस समय जो ऐसा चल रहा है, हर जगह पे जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई की बातें हो रही है, लेकिन किसी को पूरा जानकारी नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए भी ये आपके दोस्तों के पास जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको भी पूरा नॉलेज बढ़ेगा और वो जेनेरिक दवाई के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और हो सकता है उसका। तो फ्रेंड्स, चलिए, आप दवाई के पीछे जो खर्च करें उसमें कमी हो सकती है, जन औषधि से जेनेरिक दवाई का यूज़ कीजिए और अपने दवाई के पीछे होने वाले खर्च में काम कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही कुछ शानदार जो समझने वाली हो उसमें मिलते हैं, ठीक है। खुश रहिए।